जनजातीय परंपराओं और सनातन चिंतन के एक दिवसीय राष्ट्रीय परिसंवाद के अंतिम सत्र में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर किशोर सिंह चावड़ा महोदय, बिरसा मुंडा जनजातीय विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर मधुकर भाई पड़वी महोदय, हमारे विश्वविद्यालय के कुल सचिव श्री डॉक्टर रमेश दान गढ़वी जी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गुजरात प्रांत संगठन मंत्री श्री हिमालय सिंह झाला जी एवं शोध गुजरात के प्रमुख डॉक्टर सौरभ कुमार जी, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। अब मैं मधुकर पड़वी महोदय के स्वागत के लिए मैं हमारे विश्वविद्यालय कुलपति किशोर सिंह चावड़ा सर से अनुरोध करूंगा। अब मैं हमारे कुल सचिव रमेश दान गढ़वी महोदय से आग्रह करूंगा कि वे हिमालय सिंह झाला का स्वागत करें। अब मैं डॉक्टर सौरभ कुमार जी के स्वागत के लिए श्री पुनीत थानकी जी से आग्रह करूंगा। अब मैं शोध गुजरात के प्रमुख श्री सौरभ कुमार जी से निवेदन करूंगा कि वे आज के कार्यक्रम का सारांश प्रस्तुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इस एक दिवसीय परिसंवाद के अंतिम सत्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। यह एक ऐसा विषय है जो जैसा शुरू में वैभव जी ने भी कहा कि सनातन परंपराएं कोई अलग नहीं है। जो जनजातीय परंपराएं हैं वही सनातन परंपराएं ही हैं, दोनों में कोई भेद नहीं है। यह अलग बात है कि पिछले कुछ वर्षों क्या कहूँ, शताब्दियों में हमारे समाज पर, हमारे देश पर, हमारी संस्कृति पर इतने आघात हुए और इस तरीके के षड्यंत्र भी हुए कि हमारे समाज के प्रत्येक वर्ग को अलग अलग करके दिखने और दिखाने की कोशिश की गई। वह इसलिए भी किया गया क्योंकि जो एक संगठित समाज होता है, जो अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं पर विश्वास रखता है, उसके साथ संबल होता है, वह कभी भी पराधीन नहीं हो सकता या ज़्यादा दिन तक पराधीन नहीं रह सकता है। लेकिन जब किसी भी देश को अगर पराधीन करना है, लंबे समय तक पराधीन करना है, तो उसकी संस्कृति को, उसके समाज को तोड़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और यह कार्यक्रम पिछले कई वर्षों, 100 वर्षों से हमारे साथ हुआ और अंग्रेज़ों ने ब्रिटिश काल के दौरान बहुत ही व्यापक तरीके से ऐसा किया। और जैसा कि वैभव जी ने भी हमें बताया कि पूरे जनजातीय समाज को इस तरीके से दिखाने की कोशिश की गई, प्रचारित किया गया कि वह दस्यु है, लुटेरे हैं, वो उनको हमेशा गलत आलोक में है सो दिखाया गया और उनको अलग किया गया कि नहीं, वो जंगल में रहने वाले हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, सभ्य नहीं हैं, उनका समाज जो है वो असभ्य है, ऐसा खाते हैं, वैसा खाते। इन सब चीज़ों को प्रचारित करके उनसे अलग करने की कोशिश की गई। लेकिन जो अंडर करंट है, जो सूक्ष्म चीज़ें हैं, अगर देखा जाए तो सब बराबर है, एक ही जैसा है। चाहे आप कोई भी
पर कोई भी देख ले, जो समाज की जो संरचना है, जो बनावट है, जो सभ्य समाज में मिलेगी वही आपको जनजातीय समाज में भी मिलेगी। अगर अगर हम दोनों को कंपेयर करने की कोशिश करें तो वहाँ पर आपको जो सो कॉल्ड सभ्य समाज है उसकी जो कुरीतियाँ हैं वो वहाँ नहीं मिलेंगी। फॉर एग्जांपल स्त्रियों को लेकर के जो वहाँ विमर्श है, जो वहाँ उनको प्रायोरिटी और जो अधिकार वहाँ दिए जाते हैं, हो सकता है सभ्य समाज में वो नहीं मिल रहा हो। अगर इस तरह से अगर हम देखने की कोशिश करें तो वो हमसे कहीं ज़्यादा सभ्य हैं, वो हमसे कहीं ज़्यादा आगे हैं। तो इन सब विषयों को प्रथम हमारे उद्घाटन सत्र में वैभव जी के माध्यम से, वीसी सर के माध्यम से हमें जानने को मिला। साथ ही वसंत भाई गामित जी ने, पुंडलिक पवार जी ने भी हमें ये बताया दूसरे सत्र में कि लगभग 400 से अधिक भारत में जनजातियां हैं जो अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में विस्तार में रहती हैं। लगभग 29 जनजाति है जो गुजरात में है और 41 के आसपास महाराष्ट्र में है। उन्होंने अपने व्यवहारिक उदाहरण को देते हुए बताया कि किस तरीके से उनका समाज हमसे ज़्यादा विकसित है। जो अगर हमसे मैं अपने जो सभ्य समाज कहें आप, या फिर जो शहर में या शहरी नागरिक समाज की बात करें, उससे कैसा आगे है, वह जो समाज है वह कैसे वन्य चीज़ों से, जो हमारी पारिस्थितिकी है, उससे किस तरीके से सामंजस्य बना करके चलता है। अगर कोई चीज़ लेनी भी है तो उसके लिए परमिशन लेना। अगर आप मेडिकल के क्षेत्र की बात करें तो मेडिसिन में भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो उनके पास जो ज्ञान है वो उनके पास है, जड़ी बूटियों का ज्ञान है उनके पास, लेकिन जब जड़ी बूटियों को लेने की बात आती है तो उससे पहले भी वह उनसे परमिशन लेते, और उतना ही लेना जितना कि काम है। ऐसा नहीं कि कमर्शियल पर्पस के लिए हमें ज़रूरत है 200 ग्राम की, हम ले रहे हैं 2 किलो और हम उस चीज़ को ख़राब कर रहे हैं, वो भी नहीं। एक सामंजस्य स्थापित करना कि अपना जो जीवन है उसको चलाने के लिए जो मिनिमल आवश्यकता है उतनी ली जाए, ताकि जो हमारा वन्य जीवन है वह भी प्रभावित नहीं हो और हमें भी उसका लाभ मिले। मुझे ध्यान में है पटेल साहब ने बताया हमें कि, या नहीं सॉरी, वसंत भाई गामित जी ने, आपने जो उदाहरण दिया था कि, सॉरी मैं फिर से गलत बोल गया, वैभव जी ने उदाहरण दिया था कि एक गांव में मधुमक्खी को बांधने के लिए, मधुमक्खी को बांधने की प्रथा कि भाई ढोल बजेगा तो मधुमक्खी उठेंगे तो उससे लोगों को दिक्कत होगी, तो उसको बांधने की परंपरा है। यह क्या साइंस है हम उसको नहीं समझ सकते, लेकिन वो व्यवस्था है वहाँ पर। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि आप 1-2 दिन और तो बांध सकते थे, उन्होंने क्या जवाब दिया, भाई उनका भी जीवन है। तो जो हमारे आसपास जो पर्यावरण है वह भी महत्वपूर्ण है, उसकी महत्ता हमारे लिए क्या है, इस चीज़ को समझना और इसको समझ के अपने जीवन का यापन करना, यह जनजातियों से ज़्यादा अच्छा कोई नहीं बता सकता है। आज जब हम बात करते हैं SDG की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करते हैं, 2030 की बात करते हैं, तो ये सब ऐसे विषय हैं जो हम अपने जीवन में भी ला सकते हैं। कहीं ना कहीं हमने इन चीज़ों को भुला दिया है, हम भूल गए हैं। हो सकता है हम कुछ 100 साल पहले हम भी वैसा कर रहे हों, आज हम भूल चुके हैं। लेकिन हमें आज की ज़रूरत ऐसी है कि हमारा डेवलपमेंट कैसा हो, हमें इस चीज़ को जनजातीय व्यवहार से सीखने की आवश्यकता है। नदी से पानी लेना है तो कैसे लेना है, वन से कुछ जड़ी बूटियाँ लेनी है तो कैसे लेनी है, पेड़ काटना है तो उसकी क्या प्रथा है, अगर कोई जानवर है अगर वह दूध देना बंद कर देता है तो क्या करना है, अगर परिवार के लोग वृद्ध हो गए तो उनके साथ हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए, समाज के साथ हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए, यह चीज़ हमें सीखने की आवश्यकता है। इन सब चीज़ों पे हमारा आज मंथन रहा। लगभग 37 पेपर प्रेजेंटेशंस हुए पिछले सत्र में, जिसमें लोगों ने जनजातीय जीवन के कई पहलुओं पर अपने पेपर प्रेजेंट किए और एक सार्थक डिस्कशन यहाँ हुआ है। मुझे लगता है यहाँ से बहुत कुछ हम सीख करके जाएंगे, बहुत कुछ और करने को मिलेगा। बहुत से लोगों को नए विचार मिले होंगे जिस पर कि वो आप रिसर्च कर सकते हैं।
इन सब शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते। धन्यवाद डॉक्टर सौरभ कुमार जी। अब मैं आज के हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर किशोर सिंह चावड़ा जी से शाब्दिक उद्बोधन के लिए आग्रह करता हूँ। आज के सेमिनार में ये अंतिम चरण में अपने साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रचारक एवं आदरणीय श्री हिमालय सिंह जी, हमारे कुल सचिव श्री डॉक्टर आसिफ गढ़वी जी, ईसा मुंडा ट्राइबल यूनिवर्सिटी के कुलगुरु आदरणीय पाड़ी जी और आदरणीय सौरभ जी और आप सब, ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए पूरा दिन आप जनजाति के अलग अलग पहलुओं के हमने सुना है। एक ही बात कहूँगा कि आपने पूरे दिन में जो जो अपने बातें परिप्रेक्ष्य में आपके पास आई है, उनको आप जहाँ जहाँ आप जिस एरिया में रहते हो या तो फिर जहाँ भी आप अपनी दिनचर्या करते हो, वहाँ भी जब भी आपको टाइम मिले तब इनका जो सारांश है आप हर जगह उसके बारे में आप चर्चा किया कीजिए। क्योंकि जब तक आप पूरी हमारे पास अपने पास जितनी भी ये परंपराएं हैं, ये परंपरा के बारे में आपको आपकी फैमिली में, आपकी पड़ोस में, आप जहाँ जहाँ मिलते हैं वहाँ बातें कीजिए। क्योंकि हमारे पुराने, हम हर रोज़ बात करते हैं, पर पुराने जितने भी नैरेटिव्स हैं ये गूगल में उपलब्ध है। इसीलिए बच्चे क्या होते हैं कि ज़्यादातर जो भी जन आदमी कभी भी किसी बात में चर्चा करते हो तो सीधे पहले अपने दोस्तों को नहीं पूछते, सीधे उसके पास पहला इंस्ट्रूमेंट है मोबाइल, गूगल से पूछ लेते हैं और गूगल में पूछने के बाद उनके वो आगे 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 जाते ही रहते, अपने पास आते नहीं। जब तक आप उसके बारे में कहोगे नहीं बार बार, तब तक वो आपको पूछेंगे नहीं कि चलो इसमें क्या है, इसमें क्या है। तो आप कहते रहे और ये भी कहते हैं। और मैं ये जो अपने ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने हमें एक काम करने का मौका मिला और बाकी के बारे में हम जानते हैं, हम एक ही गुजारिश करूंगा कि उन्होंने हमें ये मौका दिया है, तो आप खड़े होकर पूरे ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की टीम के लिए और शोध की टीम के लिए आप खड़े होकर आप उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। क्योंकि आजकल काम करने वाले मिलते हैं, पर आप जानते हो जितना आप शुक्रिया अदा करते हैं इतनी जोर से आप ज़्यादा देर तक ताली बजाएंगे। क्योंकि अच्छी चीज़ों के लिए प्रोत्साहन जरूरी है। हम जानते हैं बाकी की चीज़ों के लिए तो हम तालियां बजाते हैं, पर अच्छी चीज़ों के लिए बार बार आप ताली, क्योंकि बाकी और ऐसे कार्यक्रम होते रहे। आपको आपका स्थान लेने के फिर से एक बार सभी का शुक्रिया। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय गुजरात। धन्यवाद चावड़ा सर। अब मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के गुजरात प्रांत संगठन मंत्री श्री हिमालय सिंह झाला को शाब्दिक उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। उससे पहले आपका परिचय देना चाहूँगा। आप पूर्व में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश मंत्री, विभाग संगठन मंत्री, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य जैसे विविध दायित्वों का वहन कर चुके हैं। आपका केंद्र कर्णावती है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। યુવાનોના પ્રેરણા સ્ત્રોત સ્વામી વિવેકાનંદ, વિદ્યાદાયિની માં સરસ્વતી, દેશની સ્વતંત્રતા માટે પોતાના પ્રાણોની આહુતિ દેનાર ભગવાન બિરસા મુંડા, મંચ પર ઉપસ્થિત વીર નર્મદ સાઉથ ગુજરાત યુનિવર્સિટીના કુલપતિ આદરણીય ચાવડા સાહેબ, બિરસા મુંડા ટ્રાઇબલ યુનિવર્સિટીના કુલપતિ આદરણીય પાડવી સાહેબ, શોધ ગુજરાતના પ્રમુખ સૌરભભાઈ અને યુનિવર્સિટીના રજિસ્ટ્રાર ગઢવી સાહેબ અને મારી સમક્ષ ઉપસ્થિત સર્વે પ્રાધ્યાપક અને વડીલગણ, આજે સવારથી આપણો આ શોધનો જે સેમિનાર છે અને એમાં ખૂબ સારા વક્તાઓ, જ્યારે નામ બોલતા હતા વૈભવજીથી લઈને વ્રતભાઈથી લઈને ઘણા બધા વક્તાઓ આપણા વચ્ચે રહ્યા અને એક ખૂબ સારો લાભ એમના પોતાના અધ્યયનનો, એમના ચિંતનનો અને જનજાતિ સંસ્કૃતિ વિશે
એમને જે અનુભૂતિ લીધી છે એનો લાભ આજે આપણને બધાને મળ્યો છે. હું રહી નથી શક્યો પૂરા કાર્યક્રમમાં, પણ મને એટલી ખાતરી છે 100% એક કેટલું ફ્રૂટફુલ ડિસ્કશન થયું છે. જેમ કીધું એ પ્રમાણે 17 જેટલા પેપર પ્રેઝન્ટેશન થયા છે, 37 જેટલા. અને એક અલગ જ વિષયને લઈને કે જનજાતિ પરંપરા એ સનાતન પરંપરા છે, અને એમાં આટલા બધા યુવાનો અને શોધાર્થીઓએ ભાગ લીધો એ ખૂબ મહત્વની વસ્તુ છે. આજે આપણને ખબર છે કે સનાતની પરંપરા ઉપર કેટલું મોટો એક વિમર્શ નેરેટિવ ચાલી રહ્યો છે કે સનાતની પરંપરા ઉપર ચેલેન્જ ઊભા થઈ રહ્યા છે. ધ્યાનમાં છે, પોલિટિકલ એજન્ડા છે, આંતરરાષ્ટ્રીય ષડયંત્ર છે કે આપણા દેશની જે સંસ્કૃતિ છે એને કઈ રીતે આપણા દેશનો યુવાન ભૂલી જાય, આપણા દેશના મૂળભૂત સિદ્ધાંતો છે એને કઈ રીતે આપણા દેશના યુવાનો ભૂલી જાય. એના માટે આજે ખબર છે મોટા મોટા પોલિટિકલ લીડરો સનાતન એટલે શું છે એક ધર્મ સાથે એની સરખામણી કરે છે. ધર્મ એ સનાતન સંસ્કૃતિનો એક ભાગ છે, પણ સનાતન સંસ્કૃતિ એ શાશ્વત છે, અનંત છે, એનો કોઈ અંત નથી, એટલે એને સનાતન કહે છે. અને એ જનજાતિ સંસ્કૃતિની પરંપરાઓ સાથે જોડવામાં એટલે એવી છે કે આજે આપણે G20 ની અધ્યક્ષતા આખા વિશ્વમાં આપણા દેશે કરી અને એક બહુ મોટો પરચમ લહેરાયો. તેનું એક થીમ હતી, આપણે સૌ જતા હશે, વસુધૈવ કુટુંબકમ. તે વસુધૈવ કુટુંબકમ એટલે શું છે કે આ ધરતી ઉપરના તમામ જીવ માત્ર જે છે એ એક પરિવાર છે. એમાં નાના એવા જંતુથી લઈ વનસ્પતિથી લઈ અને મનુષ્ય અને પ્રાણી બધા જ આવી ગયા. એ વસુધૈવ કુટુંબકમની સંકલ્પના છે. અને એ થીમ ઉપર G20ની ભારતે જ્યારે વિશ્વની અધ્યક્ષતા કરી અને ત્યારે આપણે જનજાતિ આપણી પરંપરાઓને એની સાથે સરખાવીએ છીએ તો ત્યારે ધ્યાનમાં આવે છે કે આ એ જ સમાજ છે, જેમ સૌરભભાઈએ કીધું કે પ્રકૃતિ થકી અને પ્રકૃતિના જતનની સાથે સાથે પનપનારો સમાજ છે. કે આ પ્રકૃતિનું જતન પણ કરવું છે અને પ્રકૃતિને ઉપયોગમાં લઈને પણ આપણે જીવવાનું છે. અને એનું એક ઉત્તમ ઉદાહરણ હું કહું તો પ્રકૃતિને સન્માન આપવાની કેટલી એક રીચ પરંપરા જનજાતિ સમાજમાં છે. જ્યારે નવું અન્ન આવે છે, જ્યારે નવા ફળ ફ્રૂટ આવે છે, તો આપણે શહેરી વિસ્તારમાં તો આપણને ખબર સીધા જઈને ધોઈને સુધારીને ખાઈ લીધી કેરી આવી તો, પણ આ જનજાતિ સમાજમાં એને પણ એટલું સન્માન દેવામાં આવે છે કે જ્યારે સૌ પ્રથમ કેરીનો પાક આવે છે તો પહેલાં એની પૂજા કરવામાં આવે છે. પૂજા થયા બાદ એને ગ્રહણ કરવા માટેની આગળ પદ્ધતિ કરવામાં આવે છે. તો એ આ સમાજની પરંપરા છે કે પ્રકૃતિએ અમને આપ્યું છે તો એમનું અમે પૂરેપૂરું સન્માન કરીશું. તો એ છે સનાતન સંસ્કૃતિ છે, સનાતન સભ્યતાનો પાર્ટ છે. આજે ઈશ્વરની વાત કરીએ તો સનાતન આપણે વ્યારા પાસે જ અલગ અલગ સમાજના આપણે ધ્યાનમાં હોય છે ભગવાનને એના મંદિરો હોય છે. આપણે સર્વે માનીએ છીએ કૃષ્ણ ભગવાન, તો વ્યારા પાસે કૃષ્ણ ભગવાનને જનજાતિ સમાજમાં ગોપાળદેવ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે અને એનું મંદિર આજે વ્યારાની નજીક છે. કોઈ વાર જવાનું થાય તો જોવું પડશે. તો એની પણ જનજાતિ સંસ્કૃતિ એની સભ્યતાની રીતે પૂજા પદ્ધતિની રીતે કરવામાં આવે છે. તો કઈ રીતે જનજાતિ પરંપરા એ સનાતન પરંપરાથી અલગ થઈ, જે એક નેરેટિવ ઊભો કરવામાં આવે છે, વિમર્શ ઊભો કરવામાં આવે છે, તો એ ત્યાં એક ખૂબ તદંતર ખોટો સાબિત થાય છે. એટલે એક દેશનો ભવ્ય વારસો એ આ જનજાતિ પરંપરામાં છુપાયેલો છે. આજે જ વાત કરતા હતા, હમણાં સરની ચેમ્બરમાં હતા અને વાત કરતા હતા કે મહુડો, તો મહુડોનું નામ આવે તો આપણે ખાલી એક જ વસ્તુથી ઓળખીએ છીએ, મહુડાનો દારૂ બને અને જનજાતિ લોકો પીવે છે. પણ એ મહુડાને લઈને આજે ઘણા બધા સ્ટાર્ટઅપો ચાલુ થઈ ગયા છે. એ મહુડાને લઈને આજે આ ફોર્ચ્યુન રિફાઇનિંગ તેલની જરૂરિયાતો ઊભો થાય. બાકી એ સમાજ એ મહુડાના તેલમાં જ ભોજન કરતો હતો, એમાં જ રસોઈ બનાવતો હતો, એટલે એ સમાજ નિરોગી સમાજ હતો. એ મહત્વ છે. તો આજે આપણે જોઈએ છીએ કે આ દેશના ખાલી આ પ્રકૃતિના જતન અને એના ઉપયોગ માટે પણ નહીં, પણ આ સમાજે દેશની રક્ષા માટે અને રક્ષાની સાથે સાથે દેશની સ્વતંત્રતા માટે પણ એટલું મોટું યોગદાન આપ્યું છે. અને આપણા સાંસ્કૃતિક વારસાઓની રક્ષા માટે પણ બધાને ધ્યાનમાં છે સોમનાથ મંદિર. કેટલી વાર સોમનાથ મંદિર ઉપર
મોહમ્મદ બેગડાએ હુમલો કર્યો હશે અને એને લૂંટ્યું હશે. જ્યારે જવાનું થાય તો એકવાર થોડુંક બારીકતાથી જોવું કે જ્યારે સોમનાથ મંદિર પાસે જાય છે ત્યારે એક વીર હમીરસિંહજી ગોહિલની એક પ્રતિભા હોય છે કે જેમને પોતાનું જીવન આ સોમનાથ મંદિરની રક્ષામાં પોતે રક્ષા કરતાં કરતાં યુદ્ધ લડતા લડતા શહીદી હોય, પણ એની સામે અસંખ્ય નાના નાના પાળિયાઓ છે, સફેદ અને કેસરી કલરના પાળિયાઓ છે. તો એ પાળિયાઓ જોતા એક પ્રશ્ન ઊભો થાય મનમાં કે આ પાળિયાઓ શેના હશે? તો ત્યારે ધ્યાનમાં આવશે જ્યારે જાણકારી મેળવશો તો કે ત્યાંના જે ભીલ આદિવાસી સમાજ હતો એ પણ એટલી જ સોમનાથ દાદામાં શ્રદ્ધા રાખતો હતો કે અમારા સોમનાથ મંદિરને કોઈ લૂંટવા આવશે તો અમે પણ એની રક્ષા માટે તૂટી પડશે. ત્યારે હજારોની સંખ્યામાં ભીલ આદિવાસી સમાજ અહીંયા લડે છે અને પોતે શહીદી વહોરે છે. તો આ ભારતની એક જૂની પરંપરા સંસ્કૃતિ ઉપર એમની શ્રદ્ધા હતી, ઈશ્વરીય તાકાત ઉપર શ્રદ્ધા હતી, એટલે અહીંયા શહીદી માટે આવડા મોટી સંખ્યામાં એક સમાજ ભેગો થયો. તો કઈ રીતે કહી શકીએ કે જનજાતિ સંસ્કૃતિ, જનજાતિ સમાજ એ સનાતન સંસ્કૃતિથી અલગ છે? આજે મહારાણા પ્રતાપની પણ વાત કરીએ. અકબર સામે જ્યારે લડતા હતા તો કોઈ સાથ ના આપ્યો. રાજપૂતી રજવાડાઓ બધા જ અકબરના ખેમામાં વયા ગયા. ત્યારે ભીલ સરદાર પુંજા ભીલ એમની સાથે ઉભા રહ્યા અને એમની સાથે લડાઈ લડી. ત્યારે આજે એમનું નામ ઇતિહાસમાં લખાય છે. આજે આપણી વચ્ચે ભગવાન બિરસા મુંડાનું ચિત્ર છે, આપણે ધ્યાનમાં આવશે તો એમનું સ્મરણ તો ભૂલાય જ નહીં. ખાલી ભગવાન બિરસા મુંડા દેશની સ્વતંત્રતા માટે લડ્યા હતા એટલું નહોતું, પણ જનજાતિ સંસ્કૃતિને અંગ્રેજો દ્વારા, જનજાતિ પરંપરાઓને અંગ્રેજો દ્વારા જે સ્પોઇલ કરવામાં આવી રહી હતી, જેમાં દૂષણો લાવવામાં આવ્યા હતા, એની સામે લડવાવાળો એમનો એક મોટી મુહિમ હતી. ત્યારે અંગ્રેજોએ એમને એક દગાથી જેલની અંદર એમના ભોજનની અંદર ઝેર નાખીને એમની હત્યા કરી હતી. ખાલી દેશની સ્વતંત્રતા માટે પણ જનજાતિ સમાજની પરંપરાઓ, સંસ્કૃતિ એક અખંડ રહે એના માટે એમને શહીદી વહોરી છે. આજે ગુજરાતની વાત કરું તો ગુજરાતમાં આપણે બધાએ નામ સાંભળ્યું હશે. પંચમહાલ જિલ્લાના એવા ગોવિંદ ગુરુ યુનિવર્સિટીનું નામ પણ ત્યાં એના ઉપર જ છે. એમને પણ જનજાતિ, આજે આપણે ખબર છે અમૃતસરમાં જે જલિયાવાલા હત્યાકાંડ થયો એનાથી મોટો હત્યાકાંડ એ ત્યાં થયેલો છે. અને એનું કારણ હતું કે ગોવિંદ ગુરુ એ જનજાતિ સમાજમાં એક જાગૃતિ લાવતા હતા, વ્યસન મુક્તિથી લઈને અનેક પ્રકારની, અને જે અંગ્રેજોને પોસાય એમ નહોતું. અને જ્યારે એમની ધરપકડ કરવા માટે અંગ્રેજો પહોંચ્યા તો હજારો જનજાતિ બંધુઓ, ભગીનીઓએ પોતાના જીવની આહુતિ આપી. તો એ શું કામ? તો આ સનાતન સંસ્કૃતિની રક્ષા માટે. એવા અનેક નામો હું કહી શકું કે ભારત એ આપણે કહી શકીએ કે 100 વર્ષ સુધી અંગ્રેજોની ગુલામી માર્યો, પણ ભારતનો એક હિસ્સો એવો હતો, એ 7 સિસ્ટર્સ રાજ્યો જેને કહીએ છીએ, પૂર્વોત્તરના જે રાજ્યો, 7 રાજ્યો છે, એ ક્યારેય અંગ્રેજોના તાબા નીચે નહોતા એવા, કારણ કે યાના જનજાતિ સમાજે એના જીવન પર્યંત અંગ્રેજો સામે ફાઇટ કરી છે. એ પછી રાણીમાં ગાઈડિન લીવ હોય, એ પછી શંભુદાન ફોંગલો હોય, કે એવા અનેક જનજાતિ વીરો હોય કે જેને અહીંયા નોર્થ ઇસ્ટની અંદર આ અંગ્રેજોની તોપો સામે લડાઈ લડી છે. તો આવા અનેક ઉદાહરણો હું આપી શકું કે જેને ભારતે ખાલી દેશની સંસ્કૃતિ બચાવવા, દેશને સ્વતંત્રતા અપાવવા માટે નહીં, પણ દેશની સંસ્કૃતિ, જેને આપણે સનાતન સંસ્કૃતિ કહીએ છીએ, એની રક્ષા માટે પોતાની આહુતિ આપી છે. તો કઈ રીતે જનજાતિ પરંપરા અને સનાતન પરંપરા અલગ થઈ? પોસિબલ જ નથી. પણ હવે આપણે ધ્યાનમાં છે કે જેમ સૌરભભાઈએ પણ 2-3 વિષયો કીધા કે સ્ત્રી સશક્તિકરણ, તો ડાંગમાં ને ત્યાં જશો તો એક અનોખી તમને પરંપરા જોવામાં આવશે. જે પરિવાર સક્ષમ હશે એ પોતાના જમાઈને ઘર જમાઈ બનાવે છે. એ પરંપરા છે કે સક્ષમ છે, દીકરી એટલી સક્ષમ છે. આપણે ત્યાં એને જે પણ માનવામાં આવતું હશે, પણ અહીંયા એ પરંપરાનો ભાગ છે. આજે દહેજ પ્રથા આપણે જેને કહી છીએ કે એવું ફિક્સ જ હોય છે કે દીકરી એ દીકરાને આપે છે, દીકરાના પરિવારમાં આપે છે, જ્યારે ત્યાં ઊંધું છે. એટલે સ્ત્રીઓનું એટલું મહત્વ છે, જેને આપણે કહીએ છીએ ને કે લક્ષ્મી, સરસ્વતી, શારદાનું રૂપ છે. તો એ લક્ષ્મી, સરસ્વતી અને શારદા અને દુર્ગાનું રૂપ એ આ જનજાતિ સમાજની અંદર સ્ત્રીઓને આપવામાં આવ્યું છે. તો કઈ રીતે જનજાતિ પરંપરા અને સનાતન પરંપરા અલગ થઈ?
તો આવા તો અનેક ઉદાહરણો હું આપી શકું છું, પણ હવે સમય એવો છે કે આજે એટલા બધા અલગ અલગ પ્રકારના નેરેટિવ બિલ્ડિંગ થઈ રહ્યા છે અને જનજાતિ સમાજમાં પણ એ દૂષણો ઊભા કરવાનો પ્રયત્ન થાય છે. હમણાં એક દિવસ પ્રવાસ અર્થે મારે રાજપીપળા જવાનું થયું અને રવિવારનો દિવસ હતો તો જોયું તો આખું જ રાજપીપળા છે નર્મદા જિલ્લામાં એ બંધ હતું. મેં પૂછ્યું સ્વાભાવિક કાર્યકર્તાને કે કેમ આજે આટલો બધો સન્નાટો છે? રવિવારે તો ફૂલ પબ્લિક હોય, કારણ કે બાજુમાં સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી છે, ટુરિસ્ટોથી ભરેલું હોય. આજે કેમ આટલી દુકાનો બંધ છે, સુમસાન છે? તો કે જે મણિપુરમાં મેતે અને કુકી વચ્ચે જે લડાઈ ચાલી રહી છે એના પડઘા અહીંયા પડ્યા. અહીંયા બંધનું એલાન છે, ક્યાં મણિપુરનું ઇમ્ફાલ અને ક્યાં નર્મદાનું રાજપીપળા, અને અહીંયા બંધનું એલાન હતું ને આટલો મોટો. શું નેરેટિવ ફેલાવવામાં આવ્યો કે હિન્દુ સમાજના લોકોએ આપણા કુકી કોમ્યુનિટીના જે જનજાતિ લોકો છે એના ઉપર અત્યાચાર કર્યો, જ્યારે હકીકતે બંને ટ્રાઇબ છે, બંને લડે છે. એ આના એક વર્ષો જૂના પારંપરિક ઝઘડાઓને કારણે લડે છે. પણ એક વોટ્સઅપ તંત્રના આધારે અલગ અલગ નેરેટિવ ફેલાવવાના, જૂઠા મેસેજ ફેલાવવાને લઈને એનો પ્રભાવ એ રાજપીપળામાં દેખાય. તો આવા તો અનેક પ્રકારના કે આદિવાસી હિન્દુ નથી, કે જ્યારે વસ્તી ગણતરી કરવામાં આવે તો અધર રિલિજિયનની અંદર આપણો મત હોવો જોઈએ, અલગ પ્રદેશની માંગ કે ભીલ પ્રદેશની માંગ ઊભી થવી જોઈએ. આજે કહે છે કે આદિવાસી મૂર્તિ પૂજામાં નથી માનતો, પણ હું ત્યારે એને ચેલેન્જ કરું છું કે જેમ આખા આદિવાસી જનજાતિ સમાજ છે એ સમાજ જેના ઉપર શ્રદ્ધા રાખે છે એવા દેવ મોગરા માનું મંદિર એ શું છે? એ મૂર્તિની અંદર સાક્ષાત માનું ચિત્ર દેખાય છે, એમાં એ છે. તો કઈ રીતે કહી શકીએ કે એ નથી માનતો? એટલે આવા નેરેટિવ જે વસ્તુ છે જ નહીં એ વસ્તુ ઊભી કરી અને સમાજને કઈ રીતે ખોટા રસ્તે દોરવો અને તોડવો એ આંતરરાષ્ટ્રીય ષડયંત્રના ભાગરૂપે થઈ રહ્યું છે. તો એના માટે આપણી શું ભૂમિકા રહેશે? તો મને લાગે છે બે વસ્તુની આપણી ભૂમિકા રહેશે. એક તો જેના માટે આપણે અહીંયા ભેગા થયા છીએ કે આ જે સમાજ છે, આ પરંપરા છે, આ વારસો છે, એને એક પ્લેટફોર્મ મળવું જોઈએ કે ભાઈ મહુડા છે તો એક વચ્ચે સ્ટાર્ટઅપ મેં કીધું મહુડાનું આઈસ્ક્રીમ બનાવવાનું સ્ટાર્ટઅપ આવ્યું હતું. આજે નાગલી ખાઈ ખાઈને સરિતા ગાયકવાડથી લઈને મુરલી ગાવિત જેવા અનેક સ્પોર્ટ્સમેન એ પોતાના તાકાત લગાવીને મેડલો જીતી આવે છે. તો એ નાગલીમાં એવી તો શું છે? આજે એક ફાર્મા વિઝનનો અમારો કાર્યક્રમ હતો એબીવીપીનો, તો એક છોકરી નાગલીની કુકીઝ બનાવીને લાવી હતી. તો અત્યારે આપણને ખબર G20માં મિલેટ્સ યર તરીકે પણ ઉજવવામાં આવ્યું, વિશ્વ એને સ્વીકાર્યું પણ છે. તો આ જનજાતિ સમાજનું જે ફૂડથી લઈ અને અલગ અલગ જેટલી પણ આ ઔષધિઓ છે, એમ અલગ અલગ એમની વરલી પેઇન્ટિંગ છે, આ સંસ્કૃતિનો પણ આટલો જે રીચ વારસો છે એને એક પ્લેટફોર્મ આપવાની જવાબદારી આપણે ઊભી થશે. કે એના નવા સ્ટાર્ટઅપ ઇનોવેશન્સ ઊભા કરી અને સમાજ વચ્ચે જવું પડશે કે ભાઈ નાગલીની પણ આટલી આઈટમ બને છે, મહુડાની પણ આટલી આઈટમ બનીને સમાજની વચ્ચે જવું પડશે અને વિશ્વ પટલ ઉપર એને લાવવું પડશે. ત્યારે આપણી સંસ્કૃતિ એ વિશ્વ સ્વીકારશે. હવે જમાનો બદલાણો છે તો આ રસ્તાઓ અપનાવવા પડશે. અને સાથે સાથે એક મહત્વનો, તમે આટલા બધા શોધાર્થી છો તો મહત્વનો ભાગ છે કે આપણે આપણા શોધના વિષયો તો આ હોવા જોઈએ, સાથે સાથે બીજાને પણ કે જનજાતિ સંસ્કૃતિ એ આપણી સનાતન સંસ્કૃતિ હારે કઈ રીતે કનેક્ટ થઈ શકે છે. જ કનેક્ટ જ છે, પણ આજે જેમ વર્ષો 500 વર્ષનો ગુલામીનો કાળ રહ્યો એમાં આપણું આખી સંસ્કૃતિ, આપણો ઐતિહાસિક વારસો ભૂસી નાખવામાં આવ્યો. એ વારસો પાછો જીવંત કરવાનો છે તો એ આપણા જેવા શોધાર્થીઓના માધ્યમથી જ થઈ શકશે. આજે જે નેરેટિવ સેટ થાય છે એ ક્યાંથી થાય છે? તે આ બધી JNU બહારની જે આવી વિશ્વવિદ્યાલયો છે, જામિયા મિલિયા, કે જ્યાં નેગેટિવ વિષયોને લઈને શોધાર્થીઓ કામ કરતા હોય છે, એ લોકો જ આ નેરેટિવો ક્રિએટ કરે છે, આ ભ્રામક વાતો ઊભી કરે છે. તો આપણે તો આપણા દેશની સાચી સંસ્કૃતિની વાતો સમાજની સામે લાવવાની છે. તો આ કાર્યક્રમ, આજનો જે વર્કશોપ હતો એનો મુખ્ય હેતુ આ હતો. બાકી અહીંયા બેઠેલા સૌ લોકો જાણતા જ હતા કે જનજાતિ પરંપરા એ સનાતન પરંપરા છે, પણ એ આ એક હોલ પૂરતી ના રહેવી જોઈએ, પણ સમગ્ર સમાજના દરેક અંગ સુધી જવી જોઈએ. એ આપણા બધાની સંપૂર્ણ ફરજ છે અને આપણે નિભાવવી પડશે. બાકી તો એક દિવસીય આજના સેમિનારમાં આપણા બધાની સારી સહભાગિતા રહી અને એક ફ્રૂટફુલ ડિસ્કશન બાદ આ એક સફળ સેમિનારનું આયોજન કરવા બદલ હું
વીર નર્મદ સાઉથ ગુજરાત યુનિવર્સિટીને પણ અભિનંદન આપું છું અને સાથે સાથે શોધની ગુજરાત પ્રાંતની ટીમને પણ અભિનંદન આપું છું. ભારત માતા કી જય, વંદે માતરમ. धन्यवाद श्री हिमालय सिंह झाला जी. कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब इस सत्र के मुख्य वक्ता भगवान बिरसा मुंडा जनजातीय विश्वविद्यालय के कुलपति श्री मधुकर जी पड़वी जी से आग्रह करूंगा कि वे मंच पर आकर अपना व्याख्यान प्रस्तुत करें. उससे पूर्व आपका परिचय. आपने एमटीबी आर्ट्स महाविद्यालय में प्रधानाचार्य के रूप में कार्यरत रहे हैं. साहित्य भूषण ऋषि भारतीय दिशा मैत्री साहित्य सारथी सम्मान से आपको सम्मानित किया गया है. आपके 50 से अधिक संशोधन लेख प्रकाशित हो चुके हैं. सर, मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं. जनजातीय परंपराएं और सनातन चिंतन सेमिनार के आयोजक शोध गुजरात एवं वीर नर्मद दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी का हिंदू स्टडीज़ विभाग ने ये आयोजन किया है. सबसे पहले तो मैं इस तरह के विषय को लेकर कार्यक्रम करने के लिए, सेमिनार का आयोजन करने के लिए मैं आयोजकों को साधुवाद देता हूं, क्योंकि मैं स्वयं भी उसी समाज से आ रहा हूं और आज यहां पहुंचा हूं. इस सेमिनार के आज के अंतिम सत्र ही मैं समझ रहा हूं. इस सत्र के अध्यक्ष परम सम्मान्य कुलपति जी और मेरे अभिन्न मित्र ऐसे प्रोफेसर किशोर सिंह जी चावड़ा जी, जिन्होंने मुझे खास निमंत्रित किया है, ऐसे गुजरात प्रदेश के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के श्री हिमालय सिंह जी झाला जी. मैं याद कर लूँ एक और नाम, शोध के प्रमुख भाई श्री सौरभ जी, संभवतः कोऑर्डिनेटर विजय कुमार मिश्रा जी, हिंदू स्टडीज से संलग्न ऐसे भाई श्री बालाजी. इधर बीच में मेरे प्रिय भाई प्राचार्य बुहारी कॉलेज ऐसे जयंती भाई, उनकी ही बगल में बैठे गौतम भाई, प्रिय जगदीश, और उधर मेरी कलीग संस्कृत की विदुषी रीटा बहन. इधर मेरी एक बच्ची बैठी हैं जो एमटीबी में पढ़ाई की हैं और शोध कार्य में पीएचडी का कार्य कर रही हैं, शोधरत हैं ऐसी. उधर विनोद भाई बैठे हैं, अपने एक स्वजन ऐसे जो कि पूर्व सिंडिकेट के सदस्य भी रहे हैं, ऐसे विनोद भाई. और एकदम छोर पर एडवोकेट है ना, और पश्चिमी भारत के ऐसे एक व्यक्तित्व गौतम भाई गामित. यहाँ सब बैठे हैं. लगभग ये चेहरे परिचित हैं, और परिचित से मेरा तात्पर्य है कि अभी हिमालय सिंह जी जिस बात का जिक्र कर रहे थे, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी पर जो जीव जंतु से लेकर, क्योंकि मनुष्य इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ सर्जन है. हमारे महाभारतकार ने कहा है कि न ही मानुषा श्रेष्ठ कर्म किंचित अस्ति, मनुष्य से बढ़कर कोई नहीं है. और इसी परंपरा में विश्वास करने वाले हमारे जनजातीय समाज और इस पर शोधरत मेरे जो शोधरत मित्र हैं, उन तमाम को मैं सबसे पहले तो वंदन करता हूं. और मुझे इस तरह से इस कार्यक्रम में बुलाया, यद्यपि थोड़ी व्यस्तता है इन दिनों, लेकिन जहां मैं बड़ा हुआ हूं, जहां पला हूं, जिसकी रोटी मैंने खाई है, उस जगह को मना कैसे कर सकता हूं. सो मैं आपके सामने हूं. धन्यवाद.
जनजातीय परंपराओं में सनातन चिंतन, मैं थोड़ा इसको उल्टा भी लूँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है ना, ज्योमेट्री में जो प्रमेय होते हैं इसी तरह का एक सिद्धांत यहाँ काम करा है। चाहे आप जनजातीय परंपराएं कह लीजिए या चाहे सनातन चिंतन जनजातीय परंपराओं में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मित्रों, जब हम सनातन की चर्चा करते हैं, सनातन चिंतन की चर्चा करते हैं, सनातन शब्द और चिंतन दोनों शब्द का अपना एक अटूट नाता है, अद्भुत संयोग है। ये चिंतन को जोड़ दिया है, क्योंकि जैसा कि पहले बताया गया है कि इस पर चिंतन करना जरूरी है। और कोई विचार विमर्श करते हैं, विमर्श माने विचार, लेकिन हम दोनों को साथ में बोलते हैं विचार विमर्श। तो यहाँ विमर्श हो रहा है, और विमर्श ऐसे वक्त में हो रहा है जबकि हम एक ऐसे द्वंद्व पर खड़े हैं जहाँ आगे जाए या पीछे जाए या संतुलित रखें, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं जानबूझकर खड़ी की गई हैं, इसलिए इस पर विमर्श करना जरूरी हो गया है। तो पुनः मैं एक बार हिंदू स्टडीज़ वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी चावड़ा साहब के यहाँ मैं देखता हूँ, इस यूनिवर्सिटी में रोज़ाना कोई न कोई विमर्श होता रहता है। तो मैं चावड़ा साहब को इसके लिए मैं बहुत बहुत ही धन्यवाद देता हूँ, और इन सबको इकट्ठा किया है इन परंपराओं को जानने के लिए, और सनातन चिंतन जो है इसको लेकर भी बात हो रही। मित्रों, यहाँ जनजातीय परंपराओं की बात जब मैं करता हूँ तो मुझे सबसे पहले एक बात याद आती है, मैं सनातन धर्म सनातन ही होता है, अपने आप में सनातन ही होता है, सत्य ही होता है। बाद में कहीं कोई कमजोरी आ जाती है, वो बात अलग है, वो आप सब जानते हैं। तो यहाँ सनातन चिंतन, सनातन धर्म का अथवा सनातन संस्कृति का मेरा मानना है कि जब से मनुष्य का जन्म हुआ होगा तब से ये सनातन धर्म चल रहा है। तो कोई काल की बात करता है, काल तो आज जो है वो कल अतीत बन जाएगा, लेकिन कोई एक ऐसी शाश्वत चीज होती हैं वो हमेशा बनी रहती हैं, सनातन रूप में बनी रहती हैं, सत्य के रूप में बनी रहती हैं। तो मुझे लगता है कि वो सनातन चिंतन है, सनातन संस्कृति है, सनातन धर्म है। और इस सनातन धर्म का एक, कहते हैं कि फिरका तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक अंग, ये जनजातीय परंपरा, ये जो सनातन धर्म है, सनातन संस्कृति का ही एक अभिन्न हिस्सा है, कोई फर्क नहीं है, अभिन्न हिस्सा है। मैं थोड़े से उदाहरण आप लोगों के सामने देना चाहूँगा, लेकिन इससे पहले एक पीठिका में बना लेता हूँ। हमारे यहाँ कबीर साहब की जब बात करते हैं तो उनकी जो उलटबासियाँ हैं ना, उसको समझने में काफ़ी तकलीफ होती हैं। जैसे वो पेड़ होता है, उस पर मछली भी चढ़ा देते हैं, है ना, मछली चढ़ाते हैं। पेड़ पर मछली कभी नहीं चढ़ती है, लेकिन वो चढ़ाते हैं, तो वो रहस्य है। तो ठीक ऐसे रहस्यों को हम इस सनातन चिंतन के अंतर्गत और जनजातीय परंपराओं में भी समझने की कोशिश करेंगे। तो आप मान लीजिए कि ये जो सनातन परंपराएं हैं, अथवा तो सनातन चिंतन है या सनातन संस्कृति है या सनातन धर्म की जब बात करते हैं, तो उसी से ही आप बाद में देखेंगे, बहुत ही ये सोचनीय बात है कि इसी सनातन धर्म से बौद्ध धर्म का जन्म हुआ, जैन धर्म का जन्म हुआ, या आगे की जब बात सोचते हैं तो ऐसी बहुत सारी परंपराएं, सिख धर्म भी इसी से आया है ना। तो ये सब धर्मों की एक तरह से जननी है। चाहे जगत के धर्मों की ओर चले जाएं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक ऐसी जननी, ऐसा एक धर्म जिसको हम, हमारे सम्मान्य सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ये हिंदू जो है, हिंदू धर्म जो है, ये तो हमारी एक ऐसी परंपरा है, जीवन शैली है, और जीवन शैली तो हर मनुष्य पर लागू होगी, हर धर्म के मनुष्य पर लागू होगी। तो इसी सेंस में इस बात का मैं जिक्र रहा हूँ। तो इसी सनातन हिंदू संस्कृति से ये बाकी के जो धर्म मानते हैं, तो धर्म की भी एक व्याख्या संस्कृत की विदु से यहाँ बैठे, धर्म क्या है? धार्यति इति धर्म, हम धारण करते हैं धर्म को, वो तिलक लगा लेते हैं वो नहीं,
लेकिन अंदर जो संस्कारिता है, हमारे जो संस्कार है, जिसका हम पालन करते हैं, तो वही तो धर्म है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये संस्कृति जो है, सनातन संस्कृति जो है, हमारी ये जो जनजातीय परंपरा है, अब थोड़ा सा आगे जाएंगे। फर्क इतना ही है कि हमारे जो जनजातीय बंधु हैं या भगिनियाँ हैं, कि उस प्राचीन काल की जो संस्कृति है, जिसको हम आदिम संस्कृति कहते हैं, आदिम संस्कृति के अभी भी पालन कर रहे हैं। इतना थोड़ा सा फर्क मुझे लगता है कि आदिमता, जो प्राचीनता, पुरातनता, आप ऋग्वेद की ओर जाएंगे तो देखिएगा कि ऋग्वेद में जो पद्धतियां दी गई हैं, वो पद्धतियां इनके पास अभी बची हुई हैं। आप अथर्ववेद की ओर जाएंगे तो ये तंत्र मंत्र की जो बातें आती हैं, तो वो भी इन जनजातियों की परंपरा में आती हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि बहुत सी ऐसी अद्भुत बातें हैं जो दोनों में समानांतर चलती हैं। एक में पुरातन है, दूसरे में इसके साथ परंपराएं जुड़ती जाती हैं। अब देखिए कि उस वैदिक काल की जो संस्कृति है, इसमें भी मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ऋग्वेद की जो परंपरा है, वो वेदों की जो परंपरा है, याग यज्ञ की जो परंपरा है, उसमें गृहस्थ लोगों की बात आती है। और याग यज्ञ की बात करते हैं तो याग यज्ञ में भी लिपाई पुताई तो होती ही थी। और किससे होती थी? गोबर से होती थी। तो आज भी हमारी वो जो दीवारें हैं, बांस से बनी हुई दीवारें घर की, नीचे भी जमीन पर लिपाई या पुताई होती रहती हैं। तो ये परंपरा प्राचीन काल से ही चली आ रही हैं और इसी प्राचीनता को ये अपनाए हुए हैं। तो आप बताइए कि ये फर्क कहाँ है? आप अलग कैसे कर सकते हैं? तो अलग नहीं है, लेकिन अलग दिखाने की कोशिश की जा रही हैं। ऐसी परंपराएं शुरू से ही हैं, चूंकि ये उपयोगिता है। गोबर कितना महत्वपूर्ण है। अरे गोधन, कामधेनु जिसको हम कहते हैं, उसका आप आधुनिक भाषा में कहें तो मलमूत्र भी कितना कीमती है। आप तंदुरुस्त रह सकते हैं। मैं हमारे प्रधानमंत्री, एक्स प्रधानमंत्री मोरारजी भाई को याद करता हूँ, चूँकि वलसाड़ के थे, गुजरात के थे। नरेंद्र भाई भी हमारे गुजरात के हैं। तो यहाँ प्रकृति जो है, गोधन जो है, गौ माता जो है, उससे उत्पन्न प्रत्येक वस्तु बहुत ही उपयोगी है। आप आजकल किस तरह की चर्चा सुनते हैं? तो ऑर्गेनिक की जो बात सुनते हैं। ऑर्गेनिक कहाँ से सीखा आपने? वो जो स्थिति है, हमारी प्राचीन परंपरा जो है, जहाँ जिसको हम बोलते हैं खाद, यूरिया या सुफला या बहुत सारे ऐसे, उसकी कोई खास ज़रूरत नहीं है इस ज़मीन को। और इससे तो थोड़ी उर्वरता भी कमज़ोर हो जाती है। उसके बजाय आप गो जो है ना, तो गौ का जो है गोबर, उसको आप ज़मीन में इस्तेमाल कीजिए तो आपको पता चल जाएगा। आज पूरी दुनिया इसके पीछे लगी हुई है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि ये परंपराएं प्राचीन काल से ही चली आ रही हैं। तो अलगता इसलिए दिखाई जा रही हैं कि इस देश को कुछ लोग तोड़ना चाहते हैं, हमारी संस्कृति को हमसे दूर करना चाहते हैं, और जो परंपरा है हमारी, उससे भी हमें दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। और इसीलिए तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ी, वरना ये तो आदिकाल से चला आ रहा है। सनातन सत्य यही है। इधर एक मुहिम और चली है, इसके साथ हम लोग थोड़े मुद्दे जोड़ते चलेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि भाई उस काल में प्रकृति के साथ जो नाता था, आज हम प्रकृति से दूर होते जाते हैं। तो हमारा हश्र क्या हो रहा है देखिए आप प्रकृति के बगैर जीवित रह पाएंगे क्या? नहीं ना, आप जीवित नहीं रह पाएंगे। अभी मोटे अनाज की भाई हिमालय सिंह जी चर्चा कर रहे हैं, मोटे अनाज मिलेट ईयर हम मना रहे हैं G20 के अंतर्गत, उसको भी एक मुद्दे के रूप में लिया गया है। तो ये एक संयोग है। आजकल बीमारियां ज़्यादा हो गई हैं। शुगर का एक हब भारत को कहा जा रहा है, पियर जिसको हम बोलते हैं ना गुजराती में, तो ये हो गया है भारत। क्यों भाई? क्योंकि हमने ये जो इस तरह के मिलेट जो हैं उसको खाना बंद कर दिया। एक दो चीज़ इसमें और जोड़ देना चाहूँगा। कोदो जिसको बोलते हैं, अभी आयुर्वेद की भी चर्चा हो रही थी, चावड़ा साहब के वीसी जहाँ बैठते हैं वहाँ बैठकर हम लोग थोड़े से गपशप कर रहे थे। उस दौरान जो चर्चा निकली
कि भाई ये जो चीज़ें हैं कितनी अद्भुत हैं। मिलेट खाएंगे आप, यानी जाड़ा धान्य जिसको बोलते हैं ना, ज्वार है ना, ऐसी जो चीज़ें हैं जिसका आटा है ना बहुत महीन नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए। अब महीन आटे वाली रोटी खाते हैं तो इससे कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन मोटे अनाज की, हमारे यहाँ कबीर जिसको बोलते हैं ना, हम तो रवा बोलते हैं, तो जो आटा होता है ना उससे थोड़ा बड़ा होता है, तो उसी के अनुपात में थोड़ा जाड़ो लोट जेने आपने कहिए आटा जो होता है महीन नहीं होता। महीन जब हो जाता है तो समझ लीजिए कि उसकी वजह से तकलीफें पैदा होती हैं। मैं थोड़ा मतलब आयुर्वेद की भी बात करना चाहूँगा। सभी रोगों का मूल पेट है, और उस पेट की ज़रूरत क्या है, तो कहते हैं कि अनाज। हमारे यहाँ अन्न को ब्रह्म कहा जाता है, और ब्रह्म को बिगाड़ कर हम वो खा रहे हैं, इसे कैसे चलेगा। अन्नाद्भूत भवती, है ना रीटा बहन, अन्नाद्भूत भवती पर्जन्याद अन्न संभव। और पर्जन्य कैसे होता है, बारिश कैसे होती है, यज्ञ से होती है। यज्ञ कैसे होता है, तो कर्म से होता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि ये जो प्रकृति के साथ का जो नाता है, हम धीरे धीरे उससे अलग होते गए, और नतीजा आप ओजोन की जो तकलीफ़ें हैं, आपको जो तकलीफ़ें हो रही हैं, इसकी वजह हम प्रकृति से दूर गए। और देखिए कि पंच तत्व, मैं तुलसीदास जी को जरा हिंदी का अध्यापक रहा हूँ, तो वो ये शरीर कैसा है, किससे बना है ना। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व रचित यह अधम शरीरा। अधम तो उस दृष्टि से कहा गया है कि ये शाश्वत नहीं है। और जो योगी बनते हैं ना, खास करके जो सन्यासी हो जाते हैं, इस पर काफ़ी सोच विचार करके इस शरीर में कुछ भी नहीं है, नश्वर है ये शरीर, इसलिए वो योगी हो जाते हैं। हम तो नहीं हो सकते, क्योंकि हमें तो कुछ कर्म करना है। तो खैर, ये पेट और अनाज से ही ये मनुष्य होता है, अथवा तो जो जीव जंतु है उसको भी खुराक तो चाहिए। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि प्रकृति ने हमें ऐसे पेट दिया है, उसके अंतर्गत जो खाना खाने के पश्चात जो प्रक्रियाएं होती हैं, कैसा अनाज पचता है। 4 प्रकार के अन्नों की बात भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि वो पेट में जाकर पचता है, चतुर्विध 4 प्रकार के अन्न। तो हमें यहाँ ये भी सोचना है कि प्रकृति से जो हमें मिलता है, वैसे देखा जाए तो प्रकृति से जो उत्पन्न हर चीज़ है वो कीमती है, उपयोगी है। तो उस प्रकृति को हम हटा देंगे तो यही हसर होगा कि हमें सांस लेने में भी तकलीफ हो जाएगी। तो ये प्रकृति के साथ हमारी प्राचीन परंपरा है। हमारे 4 आश्रमों में परिगणना करते हैं तो 4 आश्रमों में आरण्यक संस्कृति का उल्लेख आता है। अरण्य में रहना है, ग्रामीण संस्कृति है। फिर आखिर में हम लोगों को जो तीसरा आश्रम है ना, अरण्यक संस्कृति में ही रहना है। तो अरण्यक संस्कृति में रहना है तो अरण्य चाहिए, वन चाहिए, जंगल चाहिए। वो नहीं होंगे तो हमारा जीवन भी खतरे में पड़ जाएगा। तो इन जनजातीय परंपराओं में इन वृक्षों का भी महत्व है। हर चीज, हर वृक्ष, आप देखिए भगवान विष्णु कहाँ रहते हैं, अवधूत भगवान कहाँ रहते हैं, क्या क्या मान्यता है। हमने भगवान को साथ में जोड़ दिया इन वृक्षों के साथ। बरगद का पेड़, और साइंटिफिक अप्रोच से भी आप देखेंगे तो इसकी उपयोगी क्या है। तो वन्य वनस्पतियां जो है, छोटी छोटी चीजें भी अद्भुत उपयोगी है। और इसीलिए इन जनजातियों ने, अथवा जनजाति के जो हमारे बंधु भगिनियां हैं, इन्होंने इन वनों को भी सहज कर रखा है। आप लोगों में से बहुत से मित्रों को ये पता नहीं होगा कि सालियाना जो है, सालाना जो वर्षासन मिलता है ना, डांग के राजाओं को ही मिलता है, भील राजाओं को ही मिलता है। क्यों भाई, आपको पता है क्यों मिलता है उनको? क्योंकि सबका वो पेंशन, पॉलिटिकल पेंशन तो बंद कर दिया, तो फिर डांग वालों को क्यों दिया जाता है? इनके पास कोई संपत्ति नहीं है। मैं बहुत से ऐसे डांग के जो राजा हैं इनको भी मिला हूँ। कुछ राजाओं के साथ पर्सनली मैं बैठा हूँ, चर्चा की है। अभी भी वो महल नहीं है उनके यहाँ, ना कोई पुराना महल है, ना कोई किला है पुराना जहाँ वो रह रहे हों। वो बिल्कुल ऐसे झोंपड़ी नुमा घर में रहते हैं। और सामान जो होता है ना पूजन वूजन का, वो भी टोकरी में रखा हुआ होता है। तो इन्होंने
प्रकृति को सहज कर रखा है, बचा कर रखा है। इनके पास कोई दूसरी संपत्ति नहीं है, इसलिए इनको वर्षासन दिया जाता है। ससम्मान प्रकृति की रक्षा की है। तो इन जनजातीय जो हमारा समाज है, जनजातीय समाज ने इस प्रकृति की रक्षा की है। इसलिए थोड़ा सा वो अलग अर्थ भी निकलता है, लेकिन जल, जंगल और जमीन, जल ये प्रकृति के तत्व हैं। जल या नदी के किनारे पर ही संस्कृति का विकास हुआ है। देखिए आप, नदी नहीं होती, और ये जो है हमारे यहाँ संस्कृत मुझे आज बहुत याद आ रहा है। परोपकाराय फलन्ते वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ते नद्याः। परोपकार के लिए ही बहती हैं, और परोपकार के लिए ये बहने वाली नदियों ने संस्कृति को जन्म दिया है, हमारी सनातन संस्कृति को भी। इसलिए हमारे यज्ञ होते हैं, या कोई श्लोक बोलते हैं, पूजा का अवसर होता है तो उन नदियों को भी याद करते हैं। तो यहाँ जल, जंगल, अरण्य का मैं उल्लेख कर चुका हूँ, उसमें सब कुछ हासिल होता है। अब देखिए, प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है, लेकिन उसका इस्तेमाल, उसका उपयोग कैसे करना, ये हम पर निर्भर करता है। मैं एक ऐसी जनजाति का उदाहरण यहाँ देना चाहता हूँ, जेनुकुर्बा जनजाति, जो कि तमिलनाडु और कर्नाटक के उस पर्वतीय इलाके में है। आपको विश्वास नहीं होगा, अभी वो खाना नहीं खाते हैं। हर 6 महीने में उनकी जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, पर्णकुटियाँ जिनको हम बोलते हैं, उसको बदलते रहते हैं। अनाज नहीं खाते हैं अभी भी, कंदमूल और फल खाते हैं। और मैं मानता हूँ कि कंदमूल और फल हमारे ऋषि मुनि खाते थे और 100 से अधिक साल जीते थे, शतायु भव वाली जो बात है। तो ये जनजातीय परंपराओं में कंदमूल, फल खाना, ये जनजाति, जेनुकुर्बा जनजाति, अभी भी वो हर 6 महीने में अपना जो झोपड़ा है वो बदलते हैं, और कभी भी कोई चीज को वो बेचते नहीं है। आपको आश्चर्य होगा कि ये जनजातीय परंपरा है, जब किसी लड़की की शादी होनी है तभी वो मधु इकट्ठा करेंगे, उससे पहले नहीं। और वो भी साड़ी देनी होती है। और कैसी संस्कृति, 40 दिन तक वो रहेंगे, जंगल में ही रहेंगे, जिनके साथ शादी होनी। कितना उदार है जनजाति समाज। प्रकृति के बीच रह रहे हैं, प्रकृति का रख रखाव करना है, वो नहीं रहेगी तो हम भी नहीं रहेंगे, उनको पता है। इससे आगे बढ़कर आपने देखा होगा कि समंदर में है ना, जारवा लोगों की जो बात होती थी, जारवा लोगों को पहले से ही पता चल जाता था। वो कुदरती अवस्था जिसको हम बोलते हैं ना, प्राकृतिक अवस्था में ही रहे। अब तो तादाद कम हो गई है, तो इनको सब कुछ पता चलता था, अपनी सुरक्षा कर लेते थे। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि ये परंपरा है, जनजातीय परंपरा है, और उसी का पालन हमारे सनातन धर्म या सनातन संस्कृति में सनातन रूप से हो रहा था। तो आप इसको अलग कैसे करते हैं भाई? अलग नहीं, परंपरा एक दूसरे ने। आप हड़प्पा संस्कृति में जाएंगे, हम शिव की पूजा करते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, ब्रह्मा जी की पूजा करते हैं, या 33 कोटि देव जिसको हम बोलते हैं, हमारे आदेश 33 कोटि देव, हमारी गांव की जो भाषा उसमें बोलते हैं 33 कोटि देव। ये कौन है भाई? मुझे तो ये पता चला है कि ओरिजिनल देव तो 33 ही है ना। हम गिनती करते हैं, समझ लीजिए कि 12 आदित्य, 12 आदित्य है, तो वो भी देव हुए। फिर रुद्र 11 है। रीटा बहन, हिसाब जरा, मैं गलती करता हूं तो थोड़ा सुधार लेना। बाकी जो है, और लेकिन हमने क्या बना दिया, 33 करोड़। 33 करोड़ क्यों भाई? क्योंकि प्रत्येक जीव में वो ईश्वर का वास है, और ईश्वर का वास है ये संस्कृति। आप कहीं भी जनजातीय समाज में जाएंगे तो उनकी परंपराएं, अतिथि का स्वागत करेंगे। उनके पास घर में कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको बगैर खाना खिलाई या चाय पिलाए बगैर नहीं आने देंगे। जगदीश यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग डांग में जाते थे एनएस कैंप के लिए, तो ये देखा, नींबू के पत्ते डालते थे। और आप लोग देखिए कि नींबू है या कुछ वो दरवाजे पर लटकाया हुआ होता है, वो परंपरा है। प्राचीन अथर्ववेद की जो परंपरा है, भगतों की बात हो रही, डांग में 300 से अधिक इस तरह के भक्त थे। वो वनस्पतियाँ जो है, हमारे जो आयुर्विज्ञान का जो सिद्धांत है, देखते हैं कि वे पहले जाते हैं किसी चीज को लेने के लिए, वनस्पति औषधि के रूप में है, तो पहले प्रार्थना करते हैं ये लोग, भाई मैं इस रोगी के लिए ले जा रहा हूँ, कृपया आप अनुमति दीजिए। और वो भी सुबह सुबह जाएंगे, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त जिसको हमारा शास्त्र कहता है, उसी मुहूर्त में जाएंगे, ले आएंगे। और
जो रोगी है उसको औषधि देंगे पथ्य बनाकर। तो ये परंपरा वन्य आरण्यक संस्कृति से आई है, वेदों में भी इसका उल्लेख है। तो आप अलग कैसे कर सकते हैं, है ना। देवों की पूजा करते हैं तो हड़प्पीय संस्कृति में जो शिव की मूर्तियां आखलो अपने गुजराती में कहें बैल, ये सब ऐसे चिन्ह निकले हैं। क्या है ये? परंपरा है, जनजातीय परंपरा ही है। और जनजातीय परंपराएं और सनातन धर्म में भी शिव के रूप में या नीलकंठ के रूप में हम पूजते हैं, अलग नहीं है मेरे भाई। ये तो जानबूझकर हमें अलग किया जा रहा है। तो इसलिए हमें बहुत सोचना होगा, समझना होगा। ये परंपराएं अद्भुत है और ये परंपराएं नहीं रहेगी। समझ लीजिए कि सनातन धर्म की जो चीजें हैं, भाई मुझे ऐसा कोई धर्म बताए कि जो पूरी पृथ्वी पर रहने वाले तमाम जीवों को वसुदेव कुटुंबकम कहता हो, है ना। चीटी चीटी कीड़ी 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 बिचारी कीड़ी पेला गुजराती में गाय छे। तो ठीक ये चींटी से लेकर ऊपर तक का जो है उन सब के लिए व्यवस्था है। हम लोग निकालते हैं ना शास्त्र में, कुत्ते के लिए या गाय के लिए सब कुछ है। हमारे जनजातीय परिवारों में भी है, जनजातीय परंपरा है। तो प्रकृति है, प्रकृति के साथ ये देव हैं, पूरी सृष्टि को देव मानते हैं। वसुदेव वसुधा, वसुधा पर भी हम लोग उठते हैं सुबह, तो भाई पृथ्वी पर पैर पड़ता है तो हमें क्षमा मांगनी पड़ती है ना, हमारे शास्त्र ये कहते हैं। जनजातियों की भी परंपरा है। अनाज पैदा होता है इसी जमीन से, सबसे पहले वो उसी कुदरत को अर्पण करेंगे। जो भी देव हैं अप्रत्यक्ष है ना, क्या बोलते हैं, साकार और निराकार। उनके देव आपको पत्थर होगा, निराकार निराकार, लेकिन निराकार में साकार भी देख सकते हैं। सगुण न अगुण नहीं कछु भेदा, हमारे तुलसीदास जी कह गए। सगुण और निर्गुण में क्या फर्क है? हम जब थोड़ा अनपढ़ जैसे होते हैं ना, तब ये पता होता है कि भाई ये अलग अलग है, लेकिन बाद में अलग नहीं होता है। तो इसलिए ये जो पेड़ पौधे हैं, पत्थर है, इन पत्थरों में भी मैं शुरुआत के दिनों में जब छोटा था, तो आजकल हमारे यहाँ एक मान्यता है कि भाई जयंती भाई, अश्वत्थामा जहाँ रहते हैं, हम उनके पास गए हैं, देखा है हमने। तो जाते हैं तो चीटी से जय जयकार करते हैं। चीटी કીડીનો પણ જય જય કરે, પથ્થર આડું લાકડું પડેલું હોય ને તેનો પણ જય જયકાર કરે, છેક બધા ધરતીના જેટલા દેવ છે એનું નામ લે। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि जनजातीय संस्कृति है, सनातन धर्म में भी है ये। तो ये जो चीजें हैं, हम एक दूसरे यानी गैर जनजातीय समाज हो या जनजातीय समाज हो, लेकिन कुछ परंपराएं ऐसी हैं जो एक ही जमीन पर खड़ा करती हैं। और आज एक इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है जिसमें ये अलगतावाद है या अलग चिंतन है, ये है वो है। तो मुझे लगता है कि ये नहीं होना चाहिए। तो प्रकृति के साथ देवताओं की बात आती है और सनातन धर्म के जो सिद्धांत है, अभी अभी मैंने जो गोबर का उल्लेख किया, आज जीवित रहना है तो मोटे धान्य की ओर ही जाना पड़ेगा। शुगर हो गया है तो आपको वो रागी खानी चाहिए, नागली, रागी એટલે नागली। नागली में लोह तत्व भरपूर होता है। अभी एक और चीज मेरे सामने आई है, कोदो, जिसको कोदरा जयंती भाई, कोदो है ना, उसका वो जो है ना, उससे हमारे आदिवासी जो हैं, इसको खाने के लिए बहुत ही सावधानी रखनी पड़ती है। तो पहले उसको बोलते हैं माण। माण माण माने जहरीला होता है। माण मतलब जहरीला, जहरीला होता है। उसको बनाते हैं तो इमली का इस्तेमाल करते हैं। उसका जो निकलता है ना चावल, उसमें इमली के पत्ते डालते हैं, या इमली सीधे इमली नहीं, लेकिन इमली के पत्ते डालते हैं। आपको पता होगा कि आयुर्वेद में किसी बिच्छू ने किसी को काटा है तो इमली जो है ना, उसका जो बीज है उसको घिस कर आप लगा देंगे तो विष निकल जाएगा। और ये इमली वाली जो चीज है ये जहरीला होता है। तो इन जनजातियों को कैसे पता होगा भाई? आयुर्वेद पढ़ते हैं तो ये सारी चीजें निकल आती हैं। और धनुर का इंजेक्शन किस कोई गिरता है या इस तरह से किसी को चोट पहुंचती है तो हम धनुर का इंजेक्शन लेते हैं। ये उसी का जो बिरवा है, उसी को
गर्म पानी करके डाल देते हैं और धनुर का काम चल जाता है। तो बहुत सारी ऐसी आयुर्विज्ञान की जो परंपराएं हैं वो इनके पास है। आयुर्वेद और जनजातीय परंपरा। अभी 300 भगतों की चर्चा हो रही थी, स्ट्रीम बाथ की बात हो रही थी। जिसको लकवा हो गया है, पैरालिसिस हो गया है, उनके काम में भी आते हैं, मालिश करते हैं। 300 वो जयश्री का उल्लेख किया था आपने, आप उल्लेख कर रहे थे, भावनगर की हैं, जयश्री बाबरिया करके हैं, मेरे पास भी आई थी। और यहाँ जो मेला लगता है सूरत में, केपी कॉमर्स का जो ग्राउंड है उसके पास ही में मेला लगता है, तो ऐसे वहाँ आते हैं, उनको लाइसेंस दिया है। और मैंने कई ऐसे भगत देखे हैं जो जिनको हम बोलते हैं हाड़वेद, गाँव में हाड़वेद बोलते हैं। महीना लगता है, महीना 1.5 महीना ऐसे लग जाएगा, लेकिन जो बांस है उसमें थोड़ा सा वो लाल मिट्टी लगाकर वो बांध देंगे, ठीक ठाक हो जाएगा, हड्डी टूटी हुई भी ठीक हो जाती है। तो ये जनजातीय परंपरा है। एक और आयुर्वेद है, चिकित्सा पद्धतियां हैं। और यहाँ आदिवासियों की जो पद्धतियां हैं, आप कहीं भी चले जाइए तो ये सनातनी, चिरंतनी, शाश्वत जिसको हम कहते हैं, ये हमारी सनातन धर्म की जो परंपराएं हैं जनजातियों में भी है, और जनजातियां इसका बराबर पालन कर रही हैं। और कुछ चीज़ें जो उसमें छूट गई हैं वो अपने उसमें जोड़ लेते हैं। और 105 साल जीने वाले लोग भी मैंने देखे हैं। क्यों भाई? इनकी खुराक ही ऐसी है। हम महुए के पेड़ का उल्लेख कर रहे थे। महुआ इन जनजातियों के लिए एक तरह का कल्पवृक्ष है। कल्पवृक्ष, इच्छा पूर्ति करने वाला महुआ, उसका पेड़, इसका जो वो होता है ना पेड़ का वो लकड़ी, वो भी कीमती है। ये जो महुड़ानु डोड़ीनु तेल एम के गुजराती में, तो उससे ऑयल निकलता है। आज तो वो पद्धति अलग हो गई है, जैसे हम तेल निकाल लेते हैं फैक्ट्री में ऐसे ही निकालते हैं, लेकिन ओरिजिनल परंपरा थी। उसको थोड़ा सा कूटकर बहुत ही झीना बनाते थे, फिर वस्त्र के उससे पसार करते थे और बहुत बढ़िया वो स्वादिष्ट लगता था। आज क्या है कि कच्चा होता है ना, इसलिए उतना स्वादिष्ट नहीं होता है, लेकिन वो परंपरा इनके पास बची है। तेल निकालने की परंपरा जो है उनके यहाँ भी बची है। हम जब गाँवों में जाते हैं या जो बूढ़ी माताएं हैं उनको मिलते हैं, तो ये परंपरा हमारी जो यंग जनरेशन है उसको पता नहीं है, लेकिन अद्भुत है। तो ये चीज़ें, कुछ चीज़ें जनजातियों से सीखने की है। इनके पास जो कुछ है नया नहीं है, पुराना ही है, लेकिन गैर जनजातीय परंपरा में शायद भूल गए होंगे। तो उसको भी, मतलब हमारी भारतीय संस्कृति की जब बात करते हैं तो ये संस्कृति समन्वय की संस्कृति है, सामासिक संस्कृति, सामासिकता में एकता वाली संस्कृति है। तो सब मिलकर, शब्द प्रयोग मुझे ठीक नहीं लगता है लेकिन कर रहा हूँ, समझने के लिए कर रहा हूँ। गैर जनजातीय समाज और जनजातीय समाज, इनका एक अद्भुत मिलन यहाँ हुआ है, उनकी परंपराओं का मिलन हुआ है। मैंने मेरी मति के अनुसार बहुत कुछ बोला जा सकता है, क्योंकि मैं उसी में पैदा हुआ हूँ, लेकिन मेरी बात को मैं विराम देना चाहूँगा। और विशेष रूप से आग्रह करके, ये मेरी यूनिवर्सिटी है, अपना घर है, अपना परिवार है। तो कल मैं गांधीनगर से आ रहा था और भाई हिमालय सिंह जी ने फ़ोन किया कि सर आपको आना है, तो मैंने कहा कि मैं आऊँगा। बालाजी का भी फ़ोन था, भाई मुझे वो पैम्पलेट वगैरह कुछ हो तो भेज दीजिए, मैं आऊँगा, अवश्य आऊँगा। कहीं देर हो जाए तो दरवाज़ा मत करना, मैं आऊँगा, अवश्य आऊँगा। पुनश्च आप सबका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। मुझे शांति से सुना, मेरे विचार आपने सुने, आप सब मेरे अपने हैं, सुना है, आप सबका धन्यवाद। मंच का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी कुलपति जी आदरणीय चावड़ा साहब को मैं वंदन करता हूँ कि ये यूनिवर्सिटी, बोलते हैं ना, क्रियान्वयन होता रहता है, तो इसके लिए भी मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। पुनश्च आप सबका हार्दिक धन्यवाद। अब मैं आज के राष्ट्रीय परिसंवाद कार्यक्रम के समापन की ओर बढ़ते हुए
हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति श्री रमेश दान गढ़वी जी को आभार विधि के लिए आग्रह करता हूँ। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, है ना। सभी का धन्यवाद प्रकट करते, खास करके विद्यार्थी परिषद के शोध आयाम का, जिसने इस विश्वविद्यालय के साथ संयुक्त उपक्रम में ये कार्यक्रम किया। अपना हिंदू अध्ययन केंद्र का भी धन्यवाद, क्योंकि वो सब पूरी आयोजन बैठक वगैरह उन्होंने वो दायित्व लिया था। जिन लोगों ने भी ये कार्यक्रम में छोटी मोटी मदद की, उन सभी का मैं वीर नर्मद दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय की टोली की ओर से मैं धन्यवाद प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। सूचना, आप सभी आज के कार्यक्रम में भाग लेने वाले आप अपना प्रमाण पत्र बाहर रजिस्ट्रेशन डेस्क से प्राप्त करेंगे और बाहर चाय की व्यवस्था की गई है। धन्यवाद।